जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट दिसंबर 2024 वाली परीक्षा के लिए एसएसटी का एक महत्वपूर्ण सेशन, जिस सेशन में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमने एक सीरीज बनाई थी 2011 से 2024 तक के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हम एक एक करके हर वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, आज का हमारा 7वां एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हमारा वीडियोज़ है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और हमने इससे पहले एसएसटी की एक प्लेलिस्ट बना रखी है जिसमें एसएसटी के बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन हमने डिस्कस किए हैं। उन प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखिएगा। सीटेट दिसंबर वाली परीक्षा के लिए आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। आज हम टॉप से टॉप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों, समझते हैं और सीखते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है, बहुत बार परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है और PYQ प्रश्न है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर अगर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें, जिससे सभी के लिए हेल्प मिल सके सीटेट वाली परीक्षा के लिए। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा। देखिए, कानपुर के किस शासक ने खुद को पेशवा कहा? तो नाना साहिब ने, बाजीराव प्रथम ने, बाजीराव द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफर। तो किसने कहा था खुद को पेशवा? खुद को पेशवा कहा था नाना साहिब ने। किसने कहा था? नाना साहिब ने कहा था। इसलिए पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नाना साहिब। अगला है हमारा, देखिए, निम्न में से कौन सा संगठन उपनिषद में आस्था रखता था? देखिए, उपनिषद की बात हो रही है तो कौन सा रखता था? ब्रह्म समाज, रामकृष्ण मिशन, सत्यशोधक समाज या फिर सेवा समाज। तो देखिए, उपनिषद में जो आस्था रखता था वो रखता था हमारा ब्रह्म समाज। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, रामकृष्ण मिशन है और यहाँ पर सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज की जो स्थापना हुई थी वो किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले। किसने की थी? महात्मा ज्योतिबा फूले ने इससे सत्यशोधक समाज की स्थापना की। ज्योतिराव फूले ने, महात्मा ज्योतिराव फूले ने यहाँ पर सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, कौन सी? गुलामगिरी। कौन सी लिखी थी? गुलामगिरी लिखी थी। ये सब मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि गुलामगिरी पुस्तक के बारे में सीटेट परीक्षा में पूछा जाता है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी। तो आप लिखेंगे महात्मा ज्योतिराव फूले ने, और सत्यशोधक समाज की स्थापना भी की थी। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है उपनिषद वाले का, तो हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, ब्रह्म समाज। नेक्स्ट देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर ने फैसला किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को शासक के रूप में नहीं पहचाना जाएगा? तो ये बात किसने कही थी? तो ये बात हमारी कही थी लॉर्ड कैनिंग ने। किसने कहा था? लॉर्ड कैनिंग ने कहा था। पहला और तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, स्पीड से हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारी जो 14 दिसंबर की जो परीक्षा होने वाली है, अब 16 दिन बचे हैं, इसलिए हम स्पीड तरीके से प्रश्नों को कर रहे हैं। तो देखिए, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल ने घोषित किया कि अवध पर गलत तरीके से शासन किया जा रहा था और उचित प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ब्रिटिश शासन की आवश्यकता थी? तो किसने कहा था? ये बात हमारी कही थी लॉर्ड डलहौजी ने। किसने की थी? लॉर्ड डलहौजी ने की थी ये बात। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है, देखिए, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया। ये कारखाने के विषय में पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? देखिए, कारखाने के विषय में जो पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि हमारी होगी एक औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। देखिए, किसी भी स्टूडेंट विद्यार्थी के लिए अगर औद्योगिक कारखाना जो हमारा है उस कारखाने की यात्रा को आयोजित कराएं, वहाँ पर जाके चीज़ों को दिखाएं, तो सबसे ज़्यादा उसको समझ आएगा। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला समझेंगे, अगला है एडुसेट से क्या अभिप्राय है? तो देखिए, एडुसेट से क्या अभिप्राय है? ये एक मानव निर्मित उपग्रह है, ये एक मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है, इसलिए चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, एडुसेट। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, पंचवाड़ी और बीजक में निम्नलिखित में से किस महान हस्ती के छंद और विचारों को संरक्षित किया गया? देखिए, पंचवाड़ी और बीजक में किसने कहा गया? कबीर के। किसके? कबीर दास जी के जो हमारे हैं पंचवाड़ी और बीजक, इनके छंद और विचारों को संरक्षित किया गया। तो ऑप्शन दूसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया,
किस काल की कृति है? देखिए किस काल की है, ये है राष्ट्रकूट काल की। किसकी है? ये राष्ट्रकूट काल की कृति है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत पर्वत है? जो देखिए भ्रंशोत पर्वत कौन सा है, यहाँ पर है बॉस जेस पर्वत। बॉस जेस पर्वत भ्रंश, ये किसको कहते हैं? भ्रंश कहते हैं। तो भ्रंशोत पर्वत बॉस जेस पर्वत है। ऑप्शन चौथा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तीनों क्या है? हिमालय पर्वत, अपलेशियन पर्वत और यूरल पर्वत, ये क्या है? अलग हैं। अगला देखिए, अगला प्रश्न है अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्कापिंड वायुमंडल में के किस परत में आने पर जल जाते हैं? तो देखिए अंतरिक्ष में जो प्रवेश करने वाले उल्कापिंड हैं वो वायुमंडल की किस परत में आकर जल जाते हैं? किस परत में आकर जल जाते हैं? ये जल जाते हैं मध्यमंडल में आने पर। किसमें? मध्यमंडल में आने पर जल जाते हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास किसके जुड़ा हुआ है? तो ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है लोगों के आवागमन से। किसके? लोगों के आवागमन से जुड़ा हुआ ऋतु प्रवास। नेक्स्ट है ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। देखिए ब्राज़ील के कंपोस और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण है। किसके हैं ये? उष्णकटिबंधीय घास स्थल के उदाहरण हैं। देखिए ब्राज़ील में कंपोज कहा जाता है और वेनेजुएला में क्या कहा जाता है? लानोस। किसको? उष्णकटिबंधीय घास के स्थलों को, घास के स्थानों को। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय घास स्थल। नेक्स्ट देखिए, भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है? देखिए कहाँ पर स्थित है मैत्री, कहाँ पर स्थित है भारत का शोध संस्थान, जहाँ पर भारत के शोध किए जाते हैं? तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में, अंटार्कटिका में, यूरोप या फिर एशिया में। तो कहाँ पर है? अंटार्कटिका में। कहाँ पर है? अंटार्कटिका। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर अंटार्कटिका। देखिए अंटार्कटिका में क्या है? मानव नहीं रहता। कौन नहीं रहता? मानव नहीं रहता अंटार्कटिका में। इसमें क्यों नहीं रहता मानव? क्योंकि यहाँ पर क्या है? बर्फ़ जमा हुआ होता है। बर्फ़ की चादरें यानी बर्फ़ की परतें जमी हुई होती हैं, इसलिए क्या है यहाँ पर कोई भी मनुष्य नहीं रहता है। तो अंटार्कटिका में केवल शोध संस्थान बनाए गए हैं मैत्री। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा अंटार्कटिका। अगला देखिए, अगला है भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है? तो देखिए किसको माना जा सकता है? कांगड़ा शैली की चित्रकला को, गिरनार का शैल अभिलेख, पादशाहनामा चित्रकला या फिर मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला। तो देखिए भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए किसे प्राथमिक स्रोत माना गया? माना गया था मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला को। तो ऑप्शन 4 यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला हमारा प्रश्न है ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। तो देखिए ये सीटेट परीक्षा के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट पीवीआई के प्रश्न है। सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा में आए हुए प्रश्न है। तो देखिए जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हों तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें। देखिए ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था। देखिए ब्रिटिश काल के से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था कैसे? साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वे खेतों में काम करते थे तब। तो ऑप्शन तीसरा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न है BCE का तात्पर्य है। तो देखिए BCE का क्या तात्पर्य है? बिफोर कॉमन एरा। क्या है? बिफोर कॉमन एरा। BCE का बिफोर कॉमन एरा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिफोर कॉमन एरा। नेक्स्ट समझते हैं। देखिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो देखिए सुंदरबन डेल्टा का निर्माण कौन सी नदियाँ करती हैं? करती हैं गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। तो ऑप्शन पहला यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है देखिए, ये कथन वाले प्रश्न बहुत ज़्यादा सीटेट परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए पहला हमारा कथन है सहारा रेगिस्तान एक समय में पूर्णतः हरा भरा मैदान था। अब देखिए इस बात को साबित कैसे करेंगे? तो कथन भी पढ़ना पड़ेगा आपको कि हरा भरा मैदान था या नहीं। तो देखिए सहारा की गुफाओं से प्राप्त चित्र, जो सहारा की गुफाओं से जो प्राप्त चित्र मिले थे उसमें नदियाँ, मगर, हाथी, शेर, पशु तथा बकरियां दर्शाते हैं।
यानी ये सब हाथी, मगर, शेर, पशु पक्षी, नदियाँ, ये सब दिखाए गए हैं। तो देखिए ये बात क्या है, बिल्कुल सही है हमारी। अगर ये सब जीव जंतु पाए गए थे वहाँ पर, तो क्या घास का मैदान, हमारा जो सारा रेगिस्तान था वो हरा भरा मैदान था। इसलिए दोनों ऑप्शन हमारे बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर राइट कथन है। तो इसलिए आंसर हमारा हो जाएगा तीसरा ऑप्शन, ए और बी दोनों सही है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पर पशु पक्षी रहते हैं, नदियाँ रहती हैं, तो वहाँ पर हमारा हरा भरा मैदान जरूर होगा। तो इसलिए दोनों कथन हमारे सही हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आतपन का संबंध है। तो देखिए आतपन का मतलब होता है कि जहाँ पर गर्मी मिलती है। तो आतपन का संबंध किससे है? ये है सूर्य के ऊर्जा ताप से। सूर्य ऊर्जा के साथ जो होता है वो आतपन होता है। यहाँ पर सूर्य की गर्मी रहती है, उसको आतपन कहा जाता है। तो सूर्य ऊर्जा के साथ। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, ऋतुएं निम्नलिखित कारणों से किस कारण से होती हैं? देखिए ऋतुएं जो हमारी बदलती हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात जो हमारी होती है वो किससे होती है? वो होती है पृथ्वी का परिक्रमण और एक ही दिशा में उसके अक्ष पर झुका होना। हमारी जो पृथ्वी होती है वो परिक्रमण करती है और एक ही दिशा में अपने अक्ष पर क्या होती है? झुकी होती है। इसलिए ऋतुओं का आवागमन होता रहता है, ऋतुएं बदलती रहती हैं। तो तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बायोगैस अनिवार्य रूप से निम्न में से किन का मिश्रण है? तो देखिए बायोगैस हमारा है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, CO2 पाया जाता है। इसलिए हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से ऊर्जा के परंपरागत स्रोत के समूह की पहचान कीजिए। देखिए परंपरागत स्रोत का मतलब होता है जो परमानेंटली होते हैं, जो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो देखिए खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और ईंधन। यानी ईंधन ख़त्म हो जाएगा और दोबारा उपयोग में नहीं लाया जा सकता, ये बिल्कुल भी नष्ट हो जाता है ईंधन। इसलिए हमारा परंपरागत स्रोत का मतलब यही होता है कि पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है कोयला, ईंधन और बायोगैस। बायोगैस क्या है? दोबारा हमारी परंपरागत चलती है, बायोगैस कभी ख़त्म नहीं होती है। जल विद्युत, भूतापीय ऊर्जा, ये सब क्या परंपरागत वाले हैं, ये कभी भी ख़त्म नहीं होते। परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल विद्युत, ये सब कभी भी ख़त्म नहीं होते, ये चलते रहते हैं। और ईंधन हमारा जो होता है, इसमें ईंधन दिया गया है, प्राकृतिक गैस, ये सब क्या ख़त्म हो जाते हैं, इसलिए परंपरागत स्रोत माने गए हैं। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगला है, दिल्ली के सुल्तानों के समय त्वारीख के लेखों में जन्मसिद्ध अधिकार और लिंगभेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे? तो देखिए उनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है और दूसरा गलत। इसलिए पहला बिल्कुल विकल्प राइट आंसर हो जाएगा, ए सही है और बी गलत है। अगला है, रज़िया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। तो देखिए ये बात क्या है हमारी, सही है गलत? अभी दूसरा कथन पढ़ते हैं। त्वारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंगभेद को आधार बनाकर ये तर्क किया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो देखिए ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन हमारा, दूसरा कथन जो है वो बिल्कुल राइट है। तो हमारा क्या है, पहला गलत है और दूसरा राइट है। तो ए गलत है और बी सही है। दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, औपनिवेशिक काल के दौरान महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो देखिए यहाँ पर गलत कथन पूछा है। तो गलत कथन क्या है, पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। तो ये बात सही है, ये क्या है, सही बात है। पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की थी। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली, ये बात भी सही है हमारी। विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया था, वास्तव में दिया था विद्यासागर ने। तो प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था। तो देखिए प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू नहीं, सभी धर्म ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था। इसलिए हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा कि केवल यहाँ पर दे दिया, तो ये गलत हो गया। तो गलत ही पूछा है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
की प्रार्थना समाज ने केवल हिंदुओं पर नहीं सभी धर्म ग्रंथों पर विचार विमर्श किया था। इसलिए यहाँ पर ये चौथा ऑप्शन गलत है, तो गलत आंसर ही पूछा है, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। देखिए, ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो ये कौन सा महाद्वीप है? ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये सबसे छोटा महाद्वीप है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा और इसको द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों, ये रहे हमारे सीटेट के एसएसटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आप सभी के लिए बहुत ही मदद करे होंगे और वीडियो आप सभी के लिए समझ आया हो, वीडियो पर सारे प्रश्न समझ आए हों और अच्छा लगा हो वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी प्लेलिस्ट को जाकर जरूर देखें और सभी दोस्तों के लिए शेयर कर दें। दोस्तों, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।